चलो देखो, ये लास्ट पढ़े थे ना कल तक, अष्टप्रधान। चैप्टर में अष्टप्रधान तक पढ़ाई हो गया था, शिवाजी की स्टोरी, यानी कल तक पढ़े थे शिवाजी के बारे में। शिवाजी का जन्म हुआ 19 फरवरी 1630 और शिवनेरी दुर्ग पुणे में जन्म हुआ, ठीक है। और इनके पिताजी का नाम साजी भोसले, मम्मी का नाम जीजाबाई, है ना। और फिर समय बदलते समय के अनुसार इनको शिक्षा दीक्षा प्राप्त हुई किससे? कोंडदेव, दादा कोंडदेव से, और आध्यात्मिक गुरु बने रामदास। फिर थोड़ा और समय बीता तो इनका शादी विवाह हुआ। क्या? तो शादी विवाह हुआ तो कम उम्र में ही शादी हुआ, 12 साल की उम्र में साईबाई नाम के लड़की से शादी हुआ। और राजनीतिक कारणों से इन्होंने टोटल 8 शादियां की, ऐसा है ना कहानी है, ठीक है। जिसमें से 2 मुख्य शादी साईबाई और सोईरायबाई, साईबाई और सोईरायबाई, ये फेमस है ना, दो शादियां, ठीक है। इसके बाद और भी कहानी में आपने कल पढ़ा था कि शिवाजी का, है ना, शिवाजी जो है ना, उनका फेमस कमांडर इन चीफ यानी जो सेनापति था तानाजी थे, तानाजी, है ना। और औरंगजेब से इनका खूब झड़प हुआ, है ना। औरंगजेब का जो फेमस एरिया था सूरत का, उसको 2 बार लूटे, 1664 और 1670 में, है ना। औरंगजेब को जीते जी, है ना, वो मतलब एक जानी दुश्मन बन चुके थे, लेकिन समय से पहले इनकी मृत्यु हो गई। 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है और औरंगजेब को बहुत दुख होता है कि उसका जो एक बेहतरीन दुश्मन था वो मर गया, जिससे वो युद्ध करना चाहते थे। औरंगजेब युद्ध करना चाहता था, शिवाजी भी युद्ध करना चाहते थे, लेकिन पहले ही इनकी मृत्यु हो गई। 1674 में राज्याभिषेक किया, मरने से 6 साल पहले। और मतलब मराठा साम्राज्य के पहले छत्रपति, यानी भारत, उस समय हिंदू राष्ट्र कहा जाए भारत को, तो उस समय का भारत के ये एक छत्रपति बने, है ना, मराठा साम्राज्य की तरफ से। मराठा साम्राज्य के पहले छत्रपति। छत्रपति मतलब क्या होता है? छत्रपति का मतलब क्षेत्र का मालिक, हाँ। और इनके यहाँ मंत्री का जो स्लैब बना हुआ था, 8 मंत्रियों का स्लैब, जिसमें 8 मंत्रियों में सबसे टॉप पे कौन था? पेशवा। पेशवा ब्राह्मण होते थे और छत्रपति राजपूत, है ना। पेशवा एक तरह से प्रधानमंत्री जैसा पोस्ट होता था। तो यहाँ तक आप पढ़ लिए थे। 8 प्रधानों में, अष्टप्रधानों में पहले टॉप पे कौन होता था? पेशवा होते थे, ठीक है। तो यहाँ तक आप कहानी पढ़ लिया। अब इसके आगे बढ़ते हैं क्या? चलिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ से समझिए। देखो, शिवाजी महाराज का फैमिली ट्री देखा जाए तो मुख्य 2, पहली शादी, 2 शादी ही मुख्य रूप से देखी गई। एक सोईरायबाई से शादी हुई, जिससे एक बेटा हुआ राजा राम, और एक शादी उनकी हुई साईबाई से कम एज में, तो उनसे एक बेटा हुआ संभाजी, ठीक है। तो 2 बेटा हुआ इनको। पहली पत्नी से एक बेटे का नाम क्या था? संभाजी। पहली पत्नी से एक बेटे का नाम संभाजी, और दूसरे बेटे का नाम, दूसरी पत्नी से दूसरा बेटा हुआ राजा राम। फिर आगे ट्री बढ़ता है, राजा राम का भी विवाह होता है, राजा राम का भी शादी होता है किसी ताराबाई नाम की लड़की से। और फिर ये भी इससे भी एक बेटा होता है, जिसे हम शिवाजी नंबर 2 कहते हैं। क्या कहते हैं? शिवाजी नंबर 2। और संभाजी का भी मैरिज हुआ, और संभाजी के मैरिज होने के बाद इनसे भी एक बेटा हुआ, जिसे हम कहते हैं साहू जी। क्या कहते हैं? साहू जी, हाँ। तो शिवाजी की जब मृत्यु हो गई, छत्रपति शिवाजी की मृत्यु 1680 में हो गई, तब गद्दी पे बड़ा बेटा बैठेगा, जिसका नाम है संभाजी महाराज। बड़ा बेटा कौन? संभाजी। तो ये क्या बनेंगे? राजा, यानी राजा को छत्रपति कहते हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के स्थान पे संभाजी महाराज जो है अब छत्रपति बनेंगे, मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति। पहला छत्रपति कौन? शिवाजी। दूसरा छत्रपति उनका बेटा संभाजी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके आगे कहानी हम समझते हैं। देखिए, जो शिवाजी
महाराज जो है वो तेज तर्रार, बुद्धिमान, शक्तिशाली से भरपूर थे। ठीक वैसे ही उनका बेटा भी तेज तर्रार, बुद्धिमान, शक्तिशाली से भरपूर थे, है ना। जिस तरह शिवाजी शेर थे तो शेर का बच्चा, है ना, शेर का बच्चा शेर जैसा ही होता है। तो शेर के बच्चे को क्या कहते हैं? छावा। शेर के बच्चे को क्या कहते हैं? छावा। तो ये छावा कहलाए छत्रपति संभाजी महाराज। क्या कहलाए? छावा, है ना। छावा कहलाता है क्योंकि शेर के बच्चा थे, मतलब एक तरह से शेर जैसा ताकतवर होना, है ना। और शेर का बच्चा शेर जैसा ही ताकतवर होता है ना। तो ये सबसे बड़े बेटे थे, एल्डेस्ट सन ऑफ शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज के सबसे बड़े बेटे थे। इनकी मम्मी, है ना, साईबाई बड़ा जल्दी मर गई। 2 साल के ही थे तो इनकी मम्मी की मृत्यु हो जाती है। और मम्मी की मृत्यु हो जाने के बाद जो दादी है जीजाबाई, दादी जो है जीजाबाई, यानी शिवाजी की कौन? नहीं, माँ, शिवाजी की मम्मी, है ना, जीजाबाई। वो जीजाबाई पालती है। इनकी माँ तो मर जाती है, शिवाजी की पत्नी साईबाई मर जाती है। तो दादी जो है जीजाबाई इनका पालन पोषण करती है, बहुत ध्यान रखती है ना। हर तरह का चीज़ बताती है, महाभारत, रामायण, है ना, मतलब हर प्रकार के ज्ञान से अवगत कराती है। और है ना, इसके बाद अच्छे तरह से इनको ट्रेनिंग मिलता है, जानकारी मिलता है। कहा जाता है कि 13 साल की उम्र आते आते, जैसे आप लोग 13 साल के आसपास हो, और 13 साल की उम्र आते आते इनके पास लगभग 13 लैंग्वेज, 13 तरह के भाषाओं का ज्ञान था। माने संस्कृत जानते थे, मराठी भाषा जानते थे, तुर्कों की भाषा जानते थे, है ना, बहुत सारा भाषा जान रखे थे, मतलब अंग्रेज़ों का भाषा भी समझ जाते थे। तो इस उम्र में 13 साल की उम्र में 13 भाषाओं को जानना, और मतलब 13 साल की उम्र में समझो कि 20 साल की मैच्योरिटी, 25 साल की मैच्योरिटी उनको 13 साल की उम्र में था। तो ऐसा सब घर में तो नहीं हो सकता है भाई। ये महान राजपूत राजा शिवाजी के बेटे थे, तो वैसा ही गुण इनके अंदर आ गया। समझ आई बात? तो बहुत बेहतरीन इनका बचपन था, लेकिन बचपन से ही एकदम संघर्ष था, है ना। कि एक तरफ इनके पिताजी, है ना, मुग़लों से लड़ाई लड़ रहे थे, मुग़लों से, है ना, संघर्ष कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। दूसरी तरफ ये, है ना, अपने पिता से सीख रहे थे, गुरु से सीख रहे थे, माता से सीख रहे थे। कई सारे मतलब इन्होंने ग्रंथों की भी रचना कर दी बहुत कम एज में। तो बहुत महान व्यक्ति थे। कौन? संभाजी महाराज, है ना। इसलिए इनको कहा जाता है छावा। क्या कहते हैं? छावा। छावा का संबंध किससे है? संभाजी महाराज से। कम एज में बहुत सारी चीज़ें इन्होंने सीखा, जैसे बॉडी बिल्डिंग सीखा कम एज में, है ना। तीर अंदाजी बहुत बेहतरीन तरीके से, आर्चरी, तीर चलाने आता था इनको। उसके बाद इनको तलवारबाजी का बहुत शौक़ था, तलवार बहुत बेहतरीन ढंग से चलाते थे। यानी अकेले 20-20 को देख लेना, अकेले 20 को छोड़ दो, 20 से तलवार से लड़ना, तो बहुत बेहतरीन था। घुड़सवारी बहुत बेहतरीन टेक्निक से जानते थे। तो बहुत सारा गुण इनके अंदर आ गया था, सारे गुण, घुड़सवारी का गुण, है ना, तलवारबाजी का गुण, है ना, तीरंदाजी का गुण, बॉडी बिल्डिंग का गुण, ये सारा गुण इनके अंदर आ गया था, है ना, बहुत कम एज में, है ना। यानी ये मराठी थे, मराठा साम्राज्य के छत्रपति थे, होने वाले छत्रपति थे। तो योद्धा तो होना पड़ेगा ना, वॉरियर होना पड़ेगा, नहीं समझे। जैसे आप लोगों में किसी को बड़े पोस्ट पे जाना है तो आपको उस लेवल का मेहनत दिखाना पड़ेगा। क्या कि खाली सोए रहोगे तो मेहनत थोड़ी तो होगा। बहुत बड़े लेवल पे जाने के लिए बड़े लेवल का मेहनत चाहिए। तो ये बड़े लेवल पे जाने वाले थे, इसलिए बड़े लेवल का इन्होंने मेहनत किया और हर फील्ड में ये एक्सपर्ट बन गए। हर फील्ड में तेज तरार एक वीर योद्धा बन चुके थे। कौन? संभाजी महाराज। संभाजी महाराज को डेवलप करने में और व्यक्तियों का साथ है। ये जब छत्रपति बने थे तो छत्रपति बनने के समय इनको एक व्यक्ति ने सपोर्ट किया। इन्होंने एक व्यक्ति को रखा, मध्य प्रदेश के कवि थे जिसको कवि कलश। ये फ़ोटो एक, है ना, ऐसे ही लिया गया है, ये फिल्म से लिया गया है, रियल में ये फ़ोटो नहीं है। असल में असली कोई फ़ोटो है ना, जो मिल नहीं रहा था, तो हमने इसका इस्तेमाल किया समझने के लिए। एक कवि कलश है। क्या है? कवि कलश। जिस तरह चंद्रगुप्त मौर्य को बनाने में हाथ किसका है? चाणक्य का। चंद्रगुप्त मौर्य को बनाने में चाणक्य का हाथ है। चंद्रगुप्त मौर्य को बनाने में किसका हाथ है? चाणक्य का। उसी तरह उज्जैन के कवि, है ना, कवि कलश ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से, है ना, मदद की। किसको? है ना, संभाजी महाराज को। यानी संभाजी महाराज इनको एक एडवाइज़र, एक फ्रेंड, एक प्रकार का, है ना, मतलब जो मंत्री है, एक बड़ा सा कवि के रूप में आए थे, लेकिन बहुत बेहतरीन पोस्ट था ये,
इनका मंत्रालय में, है ना, बहुत सपोर्ट करते थे। जहाँ जहाँ संभाजी महाराज जाते थे वहाँ वहाँ कवि कलश जाते थे। और जब मृत्यु हुई तो कवि कलश इनके साथ था, और कवि कलश जो है पहले मृत्यु हो जाती है, कवि कलश को औरंगजेब पहले मार देता है और इनको बाद में। तो ये कहानी आप आगे पढ़ोगे, समझ आई बात? तो यहाँ तक कहानी में कोई दिक्कत? संभाजी महाराज, है ना, शिवाजी के बड़े पुत्र थे। संभाजी महाराज जो है ना, इन्हें छाबा भी कहते हैं। कम उम्र में इन्होंने 13 भाषाओं को सीख लिया, लगभग 13 साल की उम्र में, है ना। घुड़सवारी से लेकर तीरंदाजी से लेकर, है ना, हर प्रकार के जो योद्धा के अंदर गुण होना चाहिए वो सारा गुण होना चाहिए, तो वो गुण आ गया। पिताजी की मृत्यु के बाद ये जब छत्रपति बने तो इन्होंने कवि कलश को अपने मंत्रालय में रखा। कवि कलश हमेशा इनका हमदर्द बना रहा, है ना। नाम क्या है इनका? कवि कलश, है ना। ये इमेजिनरी इमेज है, काल्पनिक एक चित्र है, समझने के लिए। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? चलिए आगे समझते हैं। देखिए, संभाजी महाराज जब आए तो औरंगजेब उस समय जिंदा था, तो औरंगजेब से अब भिड़ंत किसका होना चालू हो गया? संभाजी महाराज, है ना। तो औरंगजेब सोचा कि शिवाजी अब मृत्यु हो गई तो अब थोड़ी कोई राजा होगा या कुछ होगा। लेकिन जब संभाजी महाराज राजा बने, है ना, और सबसे पहला अटैक किया औरंगजेब पर, कहाँ? औरंगाबाद किला पे, यानी महाराष्ट्र का एक औरंगाबाद जगह है, उस किला पे अटैक कर दिया किसने? संभाजी महाराज। और वैसे ही एकदम तेज़ी से दक्षिण भारत में लगातार युद्ध करते चले गए, और लगातार युद्ध कर करके संभाजी महाराज लगभग 120 लड़ाइयाँ जीती 9 साल के मतलब टाइम में। यानी 9 साल तक लगातार आसपास के क्षेत्रों को, है ना, युद्ध में जीता किसने? संभाजी महाराज। ये देखकर औरंगजेब का आश्चर्य और बढ़ गया कि भाई ये शिवाजी से तो 2 कदम आगे निकला, शिवाजी से 2 कदम आगे निकला। वो तो किला पे किला जीत रहे थे शिवाजी महाराज, और ये, है ना, कई राजाओं को पराजित करने पे लगे हुए थे। यानी मतलब जन्म से योद्धा, है ना, एक तरह से कहो जन्म से योद्धा थे। 120 लड़ाइयाँ मात्र 9 साल के टाइम पीरियड में जीत लेना एक बहुत बड़ा विकल्प है। भारतीय इतिहास में ऐसा किसी ने नहीं किया जो ये संभाजी महाराज कर दिखाए, और इससे बहुत प्रभावित हुआ। सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ औरंगजेब कब? जब औरंगजेब का बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था औरंगाबाद, महाराष्ट्र का एक इलाका है, उसको जीत लिए। उसको क्या कर लिए? जीत लिए। इसी वजह से, है ना, औरंगजेब को बड़ा दुख हुआ कि यार ये एक तो बेटा बाप परेशान किया और अब हमें बेटा परेशान कर रहा है ना। इससे तो लोहा लेने की बात है, यानी इससे तो संघर्ष होना चाहिए। समझ आई बात? क्योंकि एक तरफ सोचा था कि जब शिवाजी मर चुके हैं तो औरंगजेब सोचा कि हमारा पूरा एरिया तो है ही। औरंगजेब सोचा कि हमारा नॉर्थ इंडिया, ईस्ट साइड, वेस्ट साइड तो हमारा है ही, हम ये डेक्कन का एरिया, ये पूरा एरिया क्या कहलाता है? डेक्कन। पूरा एरिया क्या कहलाता है? डेक्कन। हम ये डेक्कन यानी दक्षिण भारत के एरिया पे भी कब्जा करेंगे, क्योंकि शिवाजी अब नहीं है। लेकिन उनको क्या पता कि ये औरंगजेब को क्या पता कि कई सारा एरिया जो है इसको पहले से ही कब्जे में ले चुके हैं। कौन? संभाजी महाराज। इस पूरे एरिया पे राज किसका चल रहा है? संभाजी महाराज का, है ना। दक्कन का मतलब केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, इन सबको मिला के क्या कहा जाता था? दक्कन। और इस पूरे एरिया पे लगभग, है ना, किसका चल रहा था? छावा का, यानी संभाजी महाराज का, है ना। यानी एक तरह से मराठाओं का एक टारगेट हो गया था कि हमें, है ना, एक संपूर्ण भारत पे हिंदू राष्ट्र बनाकर संपूर्ण भारत में हिंदुत्व को आगे बढ़ाना है। एक तरफ औरंगजेब जो है ना, मुस्लिम को मतलब जो मुस्लिम पद्धति है उसको आगे बढ़ा रहा था, और दक्षिण भारत के जो हिंदू राजाओं हैं उसको फोर्स ज़बरदस्ती करके हिंदू से मुस्लिम बनाने की प्रवृत्ति में लगा हुआ था। एक तरफ ये, है ना, हिंदू को मजबूत बनाने में लगे हुए थे। समझ आई बात? है ना। औरंगजेब बहुत ही घटिया किस्म का राजा था, है ना। वो अपनी बात को ऊपर रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, है ना। माने हिंदू मंदिरों को नष्ट करना, तोड़ना, और हिंदुओं को ज़बरदस्ती क्या कर देना? मुस्लिम बनाने की पद्धति बनाना, मुस्लिम बनाने के सिस्टम को रखना। तो ये सब बेकार चीज़ है, और ये सारा चीज़ यानी एक धर्म विरोधी कार्य कर दिया कौन? औरंगजेब। और इसको अपोज कौन कर रहे थे? संभाजी महाराज। इसलिए संभाजी महाराज का यश, जो काम आदमी अच्छा काम करे, जो व्यक्ति अच्छा काम करे उसका यश बढ़ने लगता है, और जो काम बुरा करे उसके तरफ से लोग का अट्रैक्शन खत्म होने लगता है। जिंदा पीर था औरंगजेब, तो औरंगजेब से लोग प्यार नहीं, डरता था औरंगजेब से। औरंगजेब के सामने कोई शीश झुकाता था डर से, प्यार से नहीं, और इनके सामने शीश झुकाता था,
है ना, प्यार से और इज्जत से, सम्मान से। औरंगजेब को कोई सम्मान करता था नहीं, डरता था उससे, बस डर के मारे, है ना, मतलब शीश झुकाना। और इनके सामने डर से नहीं, सम्मान से। तो नाक में दम करके रखा था कौन? संभाजी महाराज। किसने नाक में दम करके रखा था? संभाजी महाराज ने औरंगजेब को। औरंगजेब उस समय बुढ़ौती में शासन कर रहा था, समझ आई बात? औरंगजेब शासन कर रहा था। लड़ाइयाँ लड़ने के लिए तरह तरह के टेक्निक लगाते थे संभाजी महाराज। जो आज लोग इनोवेशन करता है ना, अन्वेषण टेक्निक चलाता है, आज नया नया टेक्निक सोचता है, वैसे ही ये जितने भी इनके क्षेत्र में, इनके जो साम्राज्य में, मराठा साम्राज्य में जितने भी लोग थे जो मोची का काम करते थे, मोची समझते हो, है ना, मोची का काम, लोहार का काम करता था, उन सबको संगठित किया और उनको बताया कि पेड़ की छाल से रबर बनाओ, रबर के कपड़े बनाओ और कपड़ा को कहाँ करो? तीर में लपेटो। कपड़ा को क्या करो? तीर में लपेट दो और इस साइड बारूद भर दो। इस साइड क्या भर दो? बारूद। एक साइड तेल भर दो और एक साइड बारूद भर दो। ऐसा बेहतरीन तरह का तीर बनाओ। अब ये तीर लगेगा किसी को तो मर जाएगा, और कहीं फोर्ट किला वगैरह पे मारेंगे तो वहाँ ब्लास्ट करेगा। आई बात समझ में? तो ऐसी टेक्निक लेके आए थे कौन, है ना, संभाजी महाराज। एक तरफ पिताजी अलग टेक्निक्स लेके चल रहे थे, भारतीय नौसेना के जनक थे, और एक तरफ ये संभाजी महाराज नए ज़माने से, नए ढंग से हथियार का उपयोग कर रहे थे। इससे तो और परेशान हो रहा था कौन? औरंगजेब, है ना। तो औरंगजेब इतना परेशान हो गया था कि करे से क्या करे, है ना। मतलब एक तरफ योद्धाओं को भेजता था वो अपने तरफ से लड़ने के लिए और ये मार के भगा देता था। एक तरफ वो योद्धाओं को लड़ने के लिए भेजता था, किधर? औरंगजेब भेजता था संभाजी महाराज से, और संभाजी महाराज इनको औरंगजेब को क्या करते थे? गोल गोल घुमाते थे, परेशान करते थे, बार बार उनको, है ना। मतलब युद्ध ना होना, युद्ध की खिंचाई करना, है ना, वो टेक्निक था संभाजी महाराज का। समझ आई बात? युद्ध के टेक्निक से वो बहुत बेहतरीन तरीके से सब कुछ चला रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। औरंगजेब दुखी तो था ही, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। अपनी क्रूरता उस समय संभाजी महाराज को दिखा नहीं पा रहा था, क्योंकि संभाजी महाराज उनको, है ना, मतलब एकदम बेहतरीन तरीके से परेशान कर रहा था, ठीक है। लेकिन अब मामला क्या हुआ कि औरंगजेब का एक बेटा था अकबर नंबर 2। आपको कहानी में पीछे अकबर नंबर 2 के बारे में बताया गया। अकबर 2 दो तरह का अकबर 2 है। एक औरंगजेब का बेटा अकबर 2, और एक आगे उत्तर मुगल काल में अकबर 2 पढ़े थे ना, बहादुर शाह जफर से पहले अकबर 2, तो वो अलग है और ये अकबर 2 अलग है। तो मतलब औरंगजेब का एक बेटा था अकबर नंबर 2, जो अपने पिता के खिलाफ चला गया, बगावत करने लगा अपने फादर का, ठीक है। और वो चला गया कहाँ, है ना, महल छोड़ के भाग गया। औरंगजेब उसको भगा दिया होगा, महल छोड़ के भागा तो नॉर्थ साइड में वो चले गए सीधे गुरु तेग बहादुर के पास। कहाँ पास चले गए? गुरु तेग बहादुर। तो जब पता चला गुरु तेग बहादुर के यहाँ शरण मिली है तो गुरु तेग बहादुर को मार दिया। गुरु तेग बहादुर को कौन मार दिया? औरंगजेब। और फिर ये चले आए साउथ इंडिया में। तो साउथ इंडिया में किनके पास आ गया? संभाजी महाराज के पास। किसके पास आ गया? संभाजी के महाराज के पास। तो संभाजी महाराज के पास आ गया तो बस फिर मामला फंस गया, है ना, कि बस अब हम अगला टारगेट, यानी एक तो बाप परेशान किया था, बेटा भी परेशान कर रहा है, यानी शिवाजी परेशान किए थे, और ये संभाजी परेशान कर रहा है। परेशानी की हद ये कि इनके बेटे को शरण दे दिया। किसके बेटे को? औरंगजेब के बेटे को शरण दे दिया। तो अब औरंगजेब तो किसी तरह अपने बच्चे को, बेटा को पकड़वा लिया। अब बेटा को पकड़ के और गर्म लोहा सरिया को आँख में भोंक के मार दिया। तो औरंगजेब का बेटा तो मर गया, अकबर 2 मर गया। अब अगली बारी किसकी थी? संभाजी महाराज। लेकिन संभाजी महाराज पकड़ में ही नहीं आ रहे थे, समझ आई बात? संभाजी महाराज पकड़ में आ रहे थे तो एक यहाँ पे और एक तरह से माता रहा था। तो जब बात ऐसे नहीं बने तो फिर घर का बेदी लंगा ढाए वाला पोजीशन आ जाता है। हर राजाओं की कहानी में कोई ना कोई चीटर मिला है। इस कहानी में भी एक चीटर है, और वो चीटर है ना, मतलब एक व्यक्ति है कनौजी करके। एक व्यक्ति का नाम क्या है ना, गनोजी सिरके और कनौजी, गनौजी और कनौजी करके व्यक्ति है। तो संभाजी महाराज की जो शादी हुई, उनकी पत्नी जो है, उनकी पत्नी का एक भाई था गनौजी। पत्नी के भाई का नाम क्या है? गनौजी। और इनका साथी एक और था कनौजी। गनौजी और कनौजी एक तरफ से पत्नी का भाई यानी साला, और दूसरे तरफ से संभाजी के बहन की शादी भी हुई थी इन्हीं से, है ना। तो यानी बहनोई भी एक तरफ से था, एक तरफ से साला था। नहीं समझे? जैसे मेरी पत्नी, अब मेरी पत्नी का भाई वो मेरे लिए साला है, और वो हमारी बहन से शादी कर लिया तो वो क्या हो जाएगा? और बहनोई भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा ना। हम उसके लिए साला और बहनोई दोनों हो जाएंगे, और वो मेरे लिए साला और बहनोई दोनों हो जाएगा। नहीं समझे?
तो इनका जो साला या बहनोई कहो कौन था, गनोजी शिर्के। ये गनोजी शिर्के एक बार इनसे बातों बातों में कह दिया कि जिस एरिया में हम रहते हैं उस एरिया का जागीरदार हमें दे दीजिए, उस एरिया को हम संभालेंगे। तो संभाजी महाराज नकार दिए कि नहीं, उस एरिया को तो हम संभाल रहे हैं, हम पूरे मराठा साम्राज्य हम लोग संभाल रहे हैं, आप उस एरिया की देखभाली करो। तो किसी भी व्यक्ति को देखभाली पसंद नहीं है, उसका पूरा एरिया उसको चाहिए, वो राजा बनेगा, वो यश कमाएगा, इस चक्कर में था। तो गनोजी जो है ना, उस समय तो चुप हो गए, लेकिन भीतर जो है बेइज्जती हो गया पूरे राज दरबार में। ये बेइज्जती वाली बात हो गई कि मना कर दिया हमारा बहनोई या साला जो भी कहो, वो कैसे मना कर सकता है ना। तो इसीलिए ये चला गया किससे मिलने, गनोजी किससे मिलने चला गया, औरंगजेब से, और औरंगजेब से दोस्ती कर लिया। औरंगजेब भी खबर ले ही रहा था कि भाई इधर कोई ऐसा है जो भेदी मिले, तो भेदी मिल गया। तो कनौजी क्या मिल गया, भेदी। ये रियल इमेज नहीं है बुआरे, ये इमेज मूवी से लिया गया है, रियल इमेज आपको नहीं मिलता है, गूगल पे अवेलेबल नहीं है या अच्छा इमेज नहीं है, इसलिए तब तक के लिए इमेज ले लिया गया समझने के लिए कि मान लीजिए ये कनौजी है और वो किसके साथ चीट कर दिया, अपने ही बहनोई के साथ, अपने ही बहनों के साथ क्या कर दिया, चीटिंग कर दिया। अब मिल गया किससे, औरंगजेब से। अब हर गुप्त जानकारी इसको जानकारी मालूम था, भाई राज दरबार में रहा है, सब कुछ जाना है, तो हर गुप्त जानकारी मालूम है। तो साथ में किसके था, संभाजी के, लेकिन मिला हुआ किसके साथ था, औरंगजेब से। तब पल पल की खबर कहाँ देता था, औरंगजेब। तो ऐसा ही सब कुछ चलता रहा। तो एक बार महाराज यानी संभाजी महाराज का गुप्त सूचना दे दिया गया, किसको दे दिया, औरंगजेब को। और औरंगजेब को मालूम चल गया, ठीक है। तो एक संगम करके जगह है, संगमेश्वर, उसी किला में ये गुप्त तरीके से मीटिंग के लिए, किसी खास प्लानिंग के लिए थे। तो पता चल गया कि इस पूरे किला को क्या कर दिया गया है, घेरवा दिया गया, पूरा किला घेर दिया गया। और घेर कर और बहुत भयंकर उस समय वो किला पे युद्ध हुआ, भयंकर तरीके से वो किला पे युद्ध हुआ है। और उस युद्ध को आपको समझना है तो आप यहाँ से ऐसे समझ सकते हैं, देखिए देखो ध्यान दे बुआरे, आवाज़ नहीं करना। देखो ध्यान दो, जब ये कब का कहाँ का वीडियो है, ये एक मूवी से लिया गया, छावा मूवी से। तो ये बात तब है जब वो पकड़े गए, तो पकड़ा रहे थे ना, किला को घेर लिया गया, तो एकदम से पकड़ा नहीं गए, ऐसे नहीं कि आओ हमको पकड़ के ले जाओ, नहीं। संभाजी महाराज एकदम वीरता से पेश आए, है ना। किससे पेश आए, कैसे पेश आए, वीरता से कि हम लड़ेंगे, तो 50,000 लाओ सेना या जितना सेना लाओ, हम लड़ेंगे, हम जितना ही है, 10 लोग ही हैं, 5 लोग ही है। तो उस किले में जितने लोग थे, सैनिक थे, वो लड़ रहे थे, और संभाजी महाराज अकेले एकदम तलवार से गिरना चालू। कैसे लड़ रहे थे, वो एक तरह का एक क्लिप है जो आपको समझ में आएगा कि क्या हाल हुआ था उस समय का। ऐसा ही था। हजारों सिपाहियों से एक इंसान काबू नहीं हो पा रहा है। ये राजा जंगल के राजा से भी खूंखार है। जब तक उसके हाथ खुले ये कनौजी ठीक है। इसी तरह से खूब लड़ाई चल रही थी। आ गया समझ में। तो इतना मतलब खूब ठीक ठाक लड़ाई हुआ, बहुत देख रहे थे एक आदमी पे कितना लगा हुआ है लड़ने के लिए, बहुत बेहतरीन तरीके से लड़ाई हुआ, जिसका मूवी में आप देखेंगे तो आपको अंदर ना हॉल में रोंगटे खड़े हो जाएंगे, बाप रे भाई एक आदमी इतना सबको कैसे देख रहा है। बहुत ही ताकतवर थे एकदम, बहुत शक्तिशाली। अब पहले ही बताया आपको कि बॉडी बिल्डर थे, बॉडी बिल्डर से कैसे आप फरिया लोगे अकेले, वो 50-50 को उठा के पटक देना है, कुछों से मार देना है, अजीब मतलब जैसे फिल्मी स्टाइल वैसा। रियलिटी में थे उनके पास ये पावर रियलिटी में था, है ना। लेकिन हाथ जो है ना, बोला कनौजी कि जब तक इसका हाथ है खुला तब तक किसी को नहीं छोड़ेगा,
तो हाथ कैप्चर किया गया, तो इस तरह से बांधा गया, गले में सिक्कर डाल के। ये छत्रपति संभाजी महाराज और ये इनका कवि कलश, जो इनका राइटर हमेशा इनके साथ रहता था। कौन है ये? कवि कलश हमेशा इनके साथ रहता था, हमेशा इनकी कविताओं को, हमेशा इनकी बातों को बताता था सबके सामने। मतलब बेहतरीन ढंग से मतलब ये कवि कलश जो है मराठा साम्राज्य के गुणगान गाता था और हमेशा सपोर्ट करते थे किसको? संभाजी महाराज को। जहाँ जाते थे साथ में जाते थे। तो ये भी पकड़े गए, वहीं पे थे, है ना, गुप्त मीटिंग में, तो ये भी पकड़े गए। तो ये इस तरह से सिक्कर बांध के, हाथ में बांध के एकदम मतलब जकड़ दिया गया, है ना, तो जकड़ दिया गया, तब इन पकड़ में आए कौन? संभाजी महाराज, इस तरह से, ठीक है। और पकड़ के अंत में क्या किया? बांध उनके हाथ को ऊँट पे उल्टा लटका के बड़ी मार मारे संभाजी महाराज को और ये क्या नाम है, कवि कलश, दोनों को बड़ी मार मारे। मतलब मार के और उसके बाद ऊँट पे घसीट के पूरा एरिया में घुमाया ताकि अंदर डर बैठे, लेकिन ये डरे नहीं, पूरा चोट दर्द सब बर्दाश्त कर लिए। कौन कर लिए बर्दाश्त? संभाजी महाराज। मतलब ये इतना सारा दुख तकलीफ झेल के भी, है ना, उफ तक नहीं किए, ये नहीं हाथ जोड़ के प्रणाम नहीं किए कि हाँ औरंगजेब हमको छोड़ दो, नहीं, क्योंकि ये कहते थे कि हम छावा हैं, शेर के बच्चा है, तो शेर के बच्चा कभी माफ़ी नहीं मांगता, मर जाएगा लेकिन माफ़ी नहीं मांगेगा, और साम्राज्य के लिए मर जाएगा लेकिन साम्राज्य किसी को नहीं देगा, ऐसा स्थिति था। आई बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत है ना? परेशान था औरंगजेब बहुत परेशान था, इसको पकड़ के जेल में डाल दिया गया, पकड़ रखो इसको दोनों को जेल में। तो औरंगजेब, है ना, संभाजी महाराज और कवि कलश दोनों को कहाँ रख दिए? जेल में बंद कर दिए। और जेल में बंद करके औरंगजेब इनसे आया, 3 सवाल पूछा। औरंगजेब इनसे कितना सवाल पूछा? 3 सवाल। नंबर 1, मराठा साम्राज्य हमको सौंप दो, तुम्हारा जो मराठा साम्राज्य है वो किसे दे दो? मुझे दे दो, 1। नंबर 2, हु हेल्प्स यू, तुम्हें मदद कौन करता है ये बताओ हमें, तुमको हर योजनाओं में सफल हो जाते हो तुम, कैसे तुम सफल होते हो? मदद जो करता है उसका नाम बताओ, है ना, तो मदद करने वाले व्यक्ति का नाम बताओ। तो मदद करने वाला व्यक्ति तो कई सारा था, साथ में कवि कलश। और तीसरा है चेंज योर रिलीजन, अपना धर्म बदल लो, इस्लाम कबूल कर लो, है ना। ज़बरदस्ती ये 3 सवाल थोपा गया। संभाजी महाराज कुछ नहीं बोले, नो रिप्लाई, ना एक्सेप्ट, कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं किया गया, मतलब किसी भी प्रकार से ये तीनों प्रश्नों को नकार दिए और, है ना, किसी प्रकार की हामी नहीं भरी। यहाँ तक कि अन्न और जल सब त्याग दिए, मतलब औरंगजेब के द्वारा कुछ भी नहीं खाना है, औरंगजेब का दिया हुआ कुछ नहीं खाना है, और चुपचाप एकदम सुन्न शरीर जैसा हो वैसा जेल में बंद थे, है ना। परेशान था औरंगजेब की, यार ये कैसा आदमी है ना, बहुत माने जिद्दी आदमी है, कुछ कर ही नहीं रहा, ना कुछ मुँह ही खोल रहा है, ना जवाब दे रहा है ना, ना हमारा बात मान रहा है। एक तो इसका पिता परेशान कर दिया, ये हमको परेशान करके रखा था, हमारा पूरा किला औरंगाबाद बर्बाद करके रख दिया है, या और अभी कैद में है तो अभी भी शेर की तरह एकदम गुर्रा रहा है ना। तो बड़ा अजीब लगा कि भाई कैसा राजपूत है, मतलब इतना योद्धा राजपूत कैसे हो सकता है। उसके बाद संभाजी महाराज से को बोला कि चलो इसको टॉर्चर करेंगे तो शायद ये कुछ चेंज हो। तो टॉर्चर में आँख में मिर्ची झोंक के पूछा, आँख में मिर्ची झोंक देता था, बोलो कि अब एक्सेप्ट करो, इस्लाम धर्म एक्सेप्ट करो, तुमको कौन मदद करता है बताओ, ये नहीं बताते थे, है ना। और मराठा साम्राज्य को वापस कर दो, मर जाएंगे लेकिन मराठा साम्राज्य को हम वापस नहीं करेंगे, है ना। इसके बाद इनको और परेशान करने लगा है, बोला कि एक काम करो, इसकी आँख जो है ना हमें खटकती है, इसकी आँख खटकती है। छत्रपति संभाजी महाराज एकदम आँख दिखा के रखते थे, एकदम गुर्राते थे शेर जैसे। बोला इसको जब तक ये आँख रहेगा ना हमें चैन नहीं आएगा। तो लोहा गर्म किया गया, छड़, रॉड, लोहे का क्या गर्म किया गया? रॉड। और गर्म करके पूछा कि बताओ वही 3 सवाल, धर्म कबूल कर लो, इस्लाम धर्म को कबूल कर लो, तुम्हें कौन मदद करता है वो बताओ, और जो मराठा साम्राज्य हमें हवाले कर दो, जितना सोना चांदी जहाँ क्या क्या छुपा के रखे हो वो सब हमें दे दो। मतलब मर जाएंगे लेकिन कुछ नहीं देना है। तो आँख भोंक दिया, क्या कर दिया? आँख में भोंक दिया गरम, है ना। तो बस ये जय भवानी ही बोलते थे, और मतलब उस समय कुछ भी रिप्लाई नहीं कि तुम्हारा मुझे होता ना कि तकलीफ़ पाने के बाद हम माफ़ी मांग के चले जाएं, साम्राज्य सौंप दें, लेकिन नहीं। उसके बाद शरीर के अंगों को काटना चालू किया, पहले पैर की उंगली काटा, है ना, हाथ की उंगली काटा, हाथ काटना चालू कर दिया, दर्द देना चालू किया कि ये एक्सेप्ट कर, लेकिन नहीं किए। हाथ के नाखून नोच लिया, है ना, रोज़ चमड़ी छिलता, बाल नोच रहा था, चमड़ी छिल रहा था, है ना, परेशान कर दिया पूरा कि अभी भी एक्सेप्ट कर ले, लेकिन ये एक्सेप्ट किए नहीं।
ये एक्सेप्ट नहीं किए। देखो कैसे यातना देता था इनको, यहाँ से देखिए। ये घुंघरू पहन के नाचते आमोरन, तू क्या हमें मौत से डराएगा? हमारी मौत मराठों के हर घर एक नया सिवा, एक नया शब्बा पैदा करेगी, लेकिन जब तू मरेगा तब ये तेरी मुगल सल्तनत भी मर जाएगी। फिर यही जलवा दिखाए अपना, बड़ी बेताब है दुनिया तेरी आवाज देखने। कवि कलश। याद है हमने कहा था आपसे एक बार कि हम आपसे, ये शिवाजी संभाजी और ये कवि कलश। हमने कहा था कि आप बिना प्रतियोगिता के विजयी हैं। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। औरंगजेब पर धिक्कार है। उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना। सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना। अपनों की खातिर करना कुछ आज हमें, अजर अमर कर देना है स्वराज हमें। तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं। तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। ये अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। सेवक का आखिरी मुद्रा स्वीकार कीजिए राजे। जा रहे हैं आपके शत्रुओं के चोट पर लगने। हमने कहा था हम नमक है महाराज। नमक नहीं चंदन हो कभी, तुम तिलक हमारे माथे का। कविताएं खत्म हुई राजे, अंत में जीत आपकी हुई। जनमानस के धूप रहोगे, चरम चमकती धूप रहोगे। प्रसन्न है माता जगदम्बा और छत्रपति और सचर संबा। हम नमक है महाराज, हम नमक है। तुम नमक नहीं चंदन हो कवि, तुम तिलक हमारे माथे का। समझ आई बात? सोचो ये देख के रूह कांप रहा है, आंखें बंद हो रही है। कैसा जीवन रहा होगा उस समय, कैसा दृश्य रहा होगा, कितना अजीब स्टोरी है ये, ठीक ना। छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टोरी में ये सारा चीज़ नहीं था। संभाजी महाराज की स्टोरी कैसा है, मतलब संभाजी महाराज अपने आप में भी एक बहुत बड़े व्यक्तित्व थे, इसीलिए मूवी इस पे निकाला गया छावा। जब मूवी देखोगे ना तो हालत ख़राब हो जाएगा कि बाप रे भाई इतना भी हो सकता है क्या। हाँ, रियलिटी में अंत में परेशान हो गया मतलब औरंगजेब, तो इनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया नदी के किनारे। और जब पता चला उधर से कि है ना, मतलब शरीर का पूरा चमड़ी नोच के पहले चमड़ी नोचा, पूरा शरीर का टुकड़ा किया, फेंक दिया। तो वहाँ के जो मराठा साम्राज्य की तरफ से लोगों को मालूम चला कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो फिर शरीर का जो हिस्सा है उसको सील कर फिर दाह संस्कार किया गया। दाह संस्कार के बाद फिर आगे मतलब जो औरंगजेब को लगा कि अब ख़त्म हो गया है ना, किसका कहानी ख़त्म हो गया है,
संभाजी महाराज का, है ना। और अब मराठा साम्राज्य ख़त्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, मराठा साम्राज्य का कहानी अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। आगे की कहानी हम अगले दिन देखेंगे। समझ आई बात? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आज के लिए इतना ही।